हेलो स्टूडेंट्स। तो जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज का जो चैप्टर है ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो अब उसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं एनसीईआरटी के वो हम यहाँ पे एक बार डिस्कस करेंगे। आप इनको इन्हीं वीडियो में से जो है उनके क्वेश्चन आंसर्स राइट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक्स के अंदर, और मैं आपको इनको यहीं पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि जहाँ पे भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो वो आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के इस चैप्टर के उनको। ठीक है, एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको ये अभी यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पैराडिक टेबल। जो हमारी जो पैराडिक टेबल है वो बेसिकली हमने क्यों बनाई है, किस बेस पे बनाई है। तो बेसिकली क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पैराडिक टेबल है वो बहुत बड़ी है, 118 एलिमेंट्स उसके अंदर हैं। तो उनको सभी को स्टडी करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। हम पर्टिकुलरली हर एलिमेंट को अगर स्टडी करना चाहेंगे तो हमारे लिए याद करना भी मुश्किल होगा। तो उसी के लिए हमने क्या करा है, जो उनकी सिमिलरिटी है केमिकल प्रॉपर्टीज में उनको हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर उनको डिवाइड कर दिया, उनको ग्रुप्स में रख दिया है। तो हमने जैसे 18 ग्रुप बनाए हैं, तो 18 ग्रुप्स के अंदर जो 18 एक ग्रुप की अगर आप प्रॉपर्टी पढ़ लोगे तो वो सारे जो नीचे के एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो जो हमारा बेसिक थीम है ऑर्गेनाइजेशन करने का पैराडिक टेबल का, वो क्या है कि हमने उनकी बेसिस ऑफ सिमिलरिटी इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज हमने उनको क्या करा है, डिवाइड किया है डिफरेंट ग्रुप्स में, जिससे के लिए हमारे लिए क्या हो जाए, इजियर हो जाए उनको स्टडी करना। क्योंकि जो इंडिविजुअली अगर हम स्टडी करेंगे, एक एक को स्टडी करेंगे, तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। तो इसका आंसर बेसिकली होगा ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज द वेरियस एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स सो दैट आवर स्टडी ऑफ एलिमेंट्स विल बी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन अप्रोच बिटवीन द मेंडलीव्स पैराडिक टेबल एंड द मॉडर्न पैराडिक लॉ। तो बेसिकली जो मेंडलीव्स का पैराडिक लॉ था वो ये कहता था कि जो एलिमेंट की जो पैराडिक प्रॉपर्टीज हैं दे आर पैराडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। उसने एटॉमिक वेट लिया था, और साथ में आपको पता है मेंडलीव्स ने उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड को भी शामिल किया था। जबकि जो हमारी मॉडर्न पैराडिक टेबल है वो पैराडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। वो ये कहती है कि जो एलिमेंट्स की जो सिमिलरिटी है प्रॉपर्टी के अंदर वो उनके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। और ये आइडिया किसने दिया था, मोजले ने। मोजले ने अपना आइडिया दिया था और उसी के बेस पे जो है हमने अपनी मॉडर्न पैराडिक टेबल जो है वो फॉर्म की है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस ये है कि मेंडलीव्स की पैराडिक लॉ जो है वो ये कहता है कि एलिमेंट्स आर द पैराडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, while modern periodic law states that properties of elements are the periodic function of their atomic number। ठीक है, ये हमारा बेसिक डिफरेंस है, ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद z इज इक्वल टू 114। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने आपको बताया था कि हम उसका ग्रुप और पीरियड कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो उसके n की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो उसका पीरियड बताता है। और फिर हम ये देखेंगे कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एलिमेंट का, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया है तो वही उसका ग्रुप होगा। s का अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप, दो इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ग्रुप। अगर p में गया है तो हम क्या करेंगे, s और p दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ऐड करेंगे और उसमें 10 ऐड करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है हमारा d में, तो d का और उससे पहले जो s है उन दोनों के एलिमेंट्स का एडिशन करेंगे और वही उसका क्या होगा, ग्रुप होगा। लेकिन p में सिर्फ 10 ऐड होगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो 114 का जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका जो लास्ट में जो आएगा 5f14 6d10 7s2 6p2, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, 6p के अंदर। ठीक है, तो p में गया है तो हम क्या करते हैं, p वाला और इससे पहले s वाला दोनों को ऐड करेंगे और इसमें 10 और ऐड करेंगे। तो 2 and 2 कितने हो गए, 4, और 10 इसमें ऐड कर दिए 14, यानी इसका ग्रुप कौन सा हो गया, 14। अब पीरियड देखने के लिए हम n की वैल्यू देखते हैं, सबसे बड़ी n की वैल्यू कितनी है, 7। ठीक है, तो इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा, 7। ठीक है, तो ये अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढंग से लिखना आता है तो मेरे ख्याल से इसकी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जो n की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम जो सबसे बड़ी से बड़ी n की वैल्यू होगी वो उसका पीरियड होगा। और ग्रुप्स में मैंने आपको 3 क्राइटेरिया बता दिए। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया है तो s में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप, दो इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ग्रुप। इसी तरह से अगर अगला इलेक्ट्रॉन p में गया है तो p के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है, s में जितने इलेक्ट्रॉन है दोनों को जोड़ो और उसमें 10 ऐड करो।
और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी में गया है तो डी का और उससे पहले वाले एस का दोनों का एडिशन करो, वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड एंड द 17th ग्रुप ऑफ द पेरियोडिक टेबल। देखो इसमें सबसे पहली बात वही उससे रिलेटेड है, पीरियड कौन सा है, थर्ड, यानी आपके एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 3। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 17th ग्रुप, तो 17th ग्रुप कब बनेगा, यानी इसमें 10 जुड़ा हुआ है, 10 जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी में गया है। ठीक है, अगर मान लो वो 11 से कम होता, ठीक है, तो उस 13 से कम होता, सॉरी, तो 13 से अगर कम होता तो इसका मतलब है कि वो डी में होता। और अगर मान लो 2 या 1 होता, फर्स्ट या सेकंड ग्रुप होता, तो यानी कि वो एस में होता, एस ब्लॉक वाले में। अब ये 17th ग्रुप में है, 17th ग्रुप का मतलब है कि पी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और उससे पहले वाला एस, क्योंकि दोनों को जोड़ते हैं हम ग्रुप्स के लिए, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसके हिसाब से हमारा सबसे बड़ा वैल्यू जो पीरियड की है वो 3 हो गई, तो 3s2 3p5। और एलिमेंट अब ये कौन सा है, ये एलिमेंट आपका जो है वो क्लोरीन है और ये हैलोजन ग्रुप में आता है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डू एटॉमिक रेडियाई वेरी इन ए पीरियड एंड इन ए ग्रुप, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाउ डू एक्सप्लेन द वेरिएशन, कैसे चेंज होते हैं, तो हमने पढ़ा है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं इन ए ग्रुप तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है, यानी ट्रेन है, ट्रेन के अंदर एक नया डब्बा बढ़ रहा है, तो नया डब्बा बढ़ेगा तो उस ट्रेन का जो साइज है वो इंक्रीज होगा। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, ग्रुप्स में जब हम जाते हैं टॉप टू बॉटम तो एक एक नई शेल जुड़ती जाती है, तो नई शेल ऐड हो रही है, तो उसके कारण एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा और एटॉमिक साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब आते हैं पीरियड्स के अंदर। तो पीरियड्स में जब लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, कि वहां पे शेल उतनी ही है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, साथ में सेंटर में जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, तो प्लस और माइनस दोनों बढ़ रहे हैं, तो प्लस और माइनस दोनों बढ़ेंगे तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, डब्बे नहीं बढ़ रहे, सिर्फ उनका इंजन के साथ में अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज होगा। यानी जब हम ऊपर से टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप्स के अंदर तो साइज इंक्रीज हो रहा है, और लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड्स में जाएंगे तो साइज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट वन पे। Why cations are smaller and anions are larger in radii than their parent atom? ये क्वेश्चन भी आपको मैंने इजीली एक्सप्लेन किया था बोर्ड के ऊपर ही, कि मान लो सिंपल सी चीज है, अगर मान लो आपके पास गुब्बारा है, उसमें आप कुछ गैस भर रहे हो, ठीक है, उसको और अपने मुंह से उसके अंदर एयर पंप कर रहे हो, तो वो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, पहले की कंपैरिजन में क्या हो गया, साइज बढ़ गया। अगर उसमें से आपने थोड़ी सी एयर बाहर निकाल दी, एस्केप करवा दी, तो उसके कारण क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। तो वही चीज यहाँ पे है। कटायन क्या होता है, कटायन वो होता है जो क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन को देता है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा। और अनायन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, प्रोटॉन गेन नहीं हुआ, प्रोटॉन तो उतने के उतने ही है, पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं। तो एडिशन जब इलेक्ट्रॉन का बढ़ता है तो उसको न्यूक्लियस को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है अपने इलेक्ट्रॉन्स पे। पहले वो बराबर जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा था, अब इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया तो उसकी पकड़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी उन इलेक्ट्रॉन्स पे, तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, तो उसी कारण से अनायन का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अट्रैक्शन कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। What are the various factors due to which ionization enthalpy of main group element tend to decrease down the group? तो हमने पढ़ा है आयनेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है, हमारी आयनेशन एंथैल्पी जो है वो डिपेंड करती है एक तो एटॉमिक साइज पे, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, और तीसरा शील्डिंग इफेक्ट पे, और एक आपका था हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो जब हम ग्रुप्स में मूव करते हैं तो दो ही फैक्टर काम करते हैं यहाँ पे। एक तो सबसे पहली बात, एटम का साइज जो है ग्रुप्स में वो बढ़ रहा है, तो एटम का साइज अगर बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियस है उसकी दूरी बढ़ जाएगी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि उन दो न्यूक्लियस के बीच में और उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम हो गया जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा जो इफेक्ट है वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड का मतलब होता है बीच में कवच की तरह से काम करना, तो जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का अपने
जैसे नई ऑर्बिट आ गई, एक बीच में एस है, फिर पी आई, फिर डी आई, तो उस तरह से जैसे जैसे ये ऑर्बिटल्स आती आती हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट वो इंक्रीज होता है। तो उसके कारण क्या होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाएगा और आयनेशन एंथैल्पी भी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना आपके लिए इजियर होगा। तो जब हम ग्रुप्स में जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो हमारा आयनेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, क्योंकि साइज बढ़ गया और एक शील्डिंग इफेक्ट है, उसके कारण इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए आसान होगा। लेकिन जब हम पीरियड्स में जाते हैं तो पीरियड में साइज घट रहा है, तो साइज घट रहा है तो यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अपने इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा है, ज्यादा बढ़ गया, तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए क्या होगा, डिफिकल्ट। तो वहां पे आपकी आयनेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी पीरियड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट वुड हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये जब मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा था तब भी मैंने आपको क्लियर बताया था कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन और फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है, तो हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव उसकी होगी जिसका साइज सबसे छोटा है। तो अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन को हम कंपेयर करें तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो फ्लोरीन का साइज अगर छोटा है तो उसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। और जब हम फ्लोरीन क्लोरीन को कंपेयर करें तो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट के 3 एलिमेंट्स हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस और फ्लोरीन और क्लोरीन, ऊपर वाला एलिमेंट जो होता है उसकी कंपैरिजन में नीचे वाले एलिमेंट की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है। क्यों होती है, ऊपर वाले एलिमेंट का साइज ज्यादा छोटा होने के कारण उनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से गेन नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको वो रिपेल करते हैं, तो रिपेल करेंगे तो वो जल्दी से गेन नहीं करेगा, तो इसीलिए उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगी। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से फ्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव है, फ्लोरीन की कम है, जबकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्योंकि उसका साइज ज्यादा ही छोटा है और ज्यादा छोटा होने से उनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। देखो अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो वहां दोनों का साइज कंपेरेबल है, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो क्लोरीन का साइज बड़ा है, ज्यादा बड़ा है, ठीक है, इसीलिए उसके अंदर ज्यादा डिफरेंस आया है। ऑक्सीजन फ्लोरीन के कंपेरेबल साइज है, कंपेरेबल साइज में जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे साइज किसका छोटा है, तो इन दोनों में कंपेरेटिवली फ्लोरीन का साइज ज्यादा छोटा है, तो इसीलिए उसकी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। और पूरी पैरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किनकी है, हैलोजेंस की, क्योंकि उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डू एटॉमिक रेडियाई वेरी इन ए ग्रुप और पीरियड। ये मैंने